A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today our next lecture, Operation Research. आज हम ये देखेंगे कि दो ऐसे केसेस अनबाउंडेड सॉल्यूशन और मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमने पढ़ रखे हैं। वो हमने पढ़े थे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के ग्राफिकल सॉल्यूशन में वो हमने केसेस पढ़े थे। अब हमें ये स्पेशल केसेस देखने हैं कि इन सिंप्लेक्स मेथड ये केसेस अनबाउंडेड और मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस तरह से ट्रीट होते हैं। और ये पहला है हमारे पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन। मैक्सिमाइज z इक्वल 5x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। फर्स्ट कंस्ट्रेंट है x1 लेस देन इक्वल 7, दूसरी कंस्ट्रेंट है x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल 8, x1 x2 पॉजिटिव है। अच्छा, इसका जब सॉल्यूशन लेंगे तो आप ये जानते हैं पहली कंस्ट्रेंट को जब इक्वालिटी में बदलेंगे तो एक स्लैक वेरिएबल s1 ऐड करेंगे, इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी। दूसरी इनइक्वालिटी को जब इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो एक और स्लैक वेरिएबल s2 इसमें से ये ऐड करेंगे। अच्छा, जैसे ही हम दोनों इनइक्वालिटीज में एक एक वेरिएबल ऐड करते हैं उसका जिक्र हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी करते हैं। 0s1 प्लस 0s2 के साथ उस फंक्शन में भी ऐड कर देते हैं। ये सारे वेरिएबल जितने भी इस्तेमाल हो रहे हैं, या cn वेरिएबल है या स्लैग वेरिएबल है, ये सारे प्लस ग्रेटर देन इक्वल 0। अब जरा गॉस जॉर्डन मेथड लगाने के लिए टेबल बनाते हैं। ये हमारे पास टेबल में चारों वेरिएबल लिखे हुए हैं, आगे सॉल्यूशन, फिर जीरो में x1 का कोएफिशिएंट, ये इस वक्त स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, x1 का कोएफिशिएंट -5 है, x2 का कोएफिशिएंट -4 है, s1 का कोएफिशिएंट 0, s2 का कोएफिशिएंट 0। ये यहाँ जीरो में सारे दर्ज कर दिए गए। सॉल्यूशन दूसरी साइड पर ये z इक्वेशन का 0 है। ठीक है जी। पहली इक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी जो इक्वालिटी में चेंज हुई उसमें भी कोएफिशिएंट्स लिखे हैं। यहाँ बेसिक वेरिएबल्स में s1, तो x1 का कोएफिशिएंट 1, x2 इसमें है ही नहीं वो 0, s1 का 1 और s2 इसमें है ही नहीं वो भी 0, जबकि ये इक्वल 7 क्या है। दूसरी इनइक्वालिटी में x1 का कोएफिशिएंट 1, उसमें s2 के अगेंस्ट जो रॉ बनेगी x1 का कोएफिशिएंट 1, ये देखिए ये नजर आ रहा है, x1 का कोएफिशिएंट 1, x2 का -1, s1 का जिक्र ही नहीं है वो 0 आ जाएगा, और s2 का ये 1 लिख दिया गया, और सॉल्यूशन इक्वल 8। अब सबसे पहला मरहला वो आना पहुंचा जब हम एंटरिंग वेरिएबल का इंतखाब करते हैं। तो एंटरिंग वेरिएबल का इंतखाब भला किस कुलिये से होता है, जरा बताइएगा मुझे। हाँ हाँ बताएं बताएं, शाबाश। वो है जी जीरो में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कहाँ है, वो ये है। फिर ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब लिविंग वेरिएबल के लिए हमने इधर रेशो बनानी होती है, तो 7 की को रेशो 1, 8 को ये रेशो 1। आंसर देखें तो मिनिमम पॉजिटिव नंबर ये 7 आया है, ये जी हमारा लिविंग वेरिएबल। ठीक हो गया जी, ये हमारा लिविंग वेरिएबल है। तो लिविंग वेरी, अब यहाँ x1 का इंदराज हो जाएगा। किसका इंदराज होगा जी? x1 का। ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहाँ लिविंग वेरिएबल s1 निकाल दिया गया, x1 का इंदराज कर दिया गया। अब इस जगह पर हमारे पास 1 है। हमने जरा एक दफा फिर ऊपर वाले पेज पर वापस जाते हैं, ये देखिएगा जरा। जब यहाँ 1 है तो इस 1 के ऊपर और नीचे हमने क्या लाना है? 0 0 लाना है। गॉस जॉर्डन में यही है ना,
तो अगर जहां इस वक्त स्क्रीन पे मैं हाईलाइट आपको दिखा रहा हूं, इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके इस -5 में ऐड कर दे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, और अगर इस 1 को इस 1 से माइनस कर दें तो ये वाली एंट्री भी 0 हो जाएगी। बस ये दोनों एंट्रीज जब 0 होंगी तो देखते हैं क्या बनेगा। यस, ये जी हमारे पास, ये देखिए दोनों एंट्री 0 हो चुकी हैं। z + 5x1 s2 - x1 इस कुलिये के तहत। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा। एक आइट्रेशन पूरी होगी, अगली आइट्रेशन का जब आगाज करना है, नई आइट्रेशन में इस 0 में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ये आ है जी -4। दिस इज द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू -4। इसका मतलब अब एंटरिंग वेरिएबल x2 हो जाएगा। लिविंग वेरिएबल का फैसला कैसे करेंगे, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लें, यहाँ जो सोल्यूशन में चीजें पड़ी हैं उनको इससे डिवाइड करें। 7 / 0, 1 / -1। ऐसा करने से ये 7/0 इन्फिनिटी आ गया, -1/1 इक्वल -1 आ गया। अब लिविंग वेरिएबल हमारे पास यहाँ रेशो में जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होती है वो लिविंग वेरिएबल है, लेकिन हमको ये स्क्रीन पर बड़ा ही क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू का वजूद ही नहीं है। जब पॉजिटिव वैल्यू का वजूद ही नहीं है तो फिर इसका मतलब है सॉल्यूशन, फर्दर सॉल्यूशन इस सिंपलेक्स मेथड से पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इस सिचुएशन को कहेंगे कि हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन है हमारे पास। ये रिजल्ट लिखा, देयर इज नो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू इन द कॉलम, सो रेशो कॉलम में कोई पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोसेस फर्दर विद द सिंपलेक्स मेथड। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर अनबाउंडेड सॉल्यूशन इन द सिंपलेक्स मेथड। अब आपने कमेंट सेक्शन में जाके ये बताना है, दो बातें लिखनी। एक तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या है, ठीक है जी। दूसरा आपने वहां पर ये हमें आगाह करना है, ये बताना है कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन का फिजिकली मीनिंग क्या है। जब हम कहते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन तो उससे हमें पता क्या चलता है। जब हम कहते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन हमें किस बात का पता देता है। अनबाउंडेड को अगर बाउंडेड में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा। ये 3 बातें, इनका आपने आंसर हमें कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में। सेकंड स्पेशल केस मुलाजा करें जी, सिंपलेक्स मेथड में मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे होगा। मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसके लिए भी हम प्रॉब्लम देखते हैं। मैक्सिमाइज z = 2x1 + 3x2, ये है। पहली इनइक्वालिटी 6x1 + 9x2 ≤ 100, दूसरी इनइक्वालिटी 2x1 + x2 ≤ 20। दोनों डिसीजन वेरिएबल x1 x2 जो हमारे पास पॉजिटिव हैं। अब हम ये बात जानते हैं, पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ एक वेरिएबल ऐड हो जाएगा s1, बिल्कुल ये ऐड हो गई, ये देखिए। फिर दूसरी इनइक्वालिटी को जब इक्वालिटी में बदलेंगे तो एक और स्लैक वेरिएबल ऐड हो जाएगा s2, फिर ये इक्वालिटी में बदलेंगे। चूंकि 2 स्लैक वेरिएबल इस्तेमाल हुए, दोनों का जिक्र ये z ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये देखिए कर दिया गया। अब अगली बात देखते हैं, ये चारों वेरिएबल ग्रेटर दैन इक्वल हमारे पास हैं, ग्रेटर दैन इक्वल 0 हैं। अब गास जॉर्डन मेथड के तहत हम इसका बनाएंगे नेक्स्ट जो आइट्रेशन है वो किस तरह से बनेगी। ये है जी हमारा टेबल, यस ये नजर आ रहा है। 0 कोएफिशिएंट्स लिखे गए, पहली इनइक्वालिटी में जितने कोएफिशिएंट्स है वो लिखे गए s1 वेरिएबल के अगेंस्ट, s2 के अगेंस्ट दूसरे इनइक्वालिटी के सारे कोएफिशिएंट लिखे गए और यहाँ सॉल्यूशन का इंदराज किया गया। एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, बिल्कुल ये वाला होगा। क्यों होगा, x2 एंटरिंग वेरिएबल इसलिए होगा इसमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू पाई जाती है। अब ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया।
लिविंग वेरिएबल का फैसला, ये सोल्यूशन को 100 को 9 पर डिवाइड कीजिए, 20 को 1 पर, ये रेशो लें तो 11.11, ये 20, ये मिनिमम है। इसका मतलब है ये वाला जो आएगा ये लिविंग वेरिएबल है। यहाँ पर फिर हम इसको लीव करेंगे, ये लेफ्ट कर जाएगा। इसके लेफ्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, वहां पर x2 वेरिएबल का इंदराज, s1 वेरिएबल खत्म, लीव, ही विल लेफ्ट द टेबल, और एंट्री किसकी आएगी, एंट्री हमारे पास x2 वेरिएबल की आएगी। ये देखिएगा x2 वेरिएबल एंटर हो गया। अब ये याद रखें कि ये जो एलिमेंट है इसे 1 होना चाहिए, तभी तो आप बाकियों के साथ ट्रीटमेंट कर सकेंगे। इसको 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 करने के लिए आप 9 से डिवाइड कर दें। ये देखिए नाइन से हमने डिवाइड कर दिया गया x2 वेरिएबल, ये 9 से, जब 9 से डिवीजन की तो पूरी रो से डिवाइड की। अब हमने इसके नीचे 0 लाना है, तो 0 और इसके ऊपर और नीचे दोनों जगहों पर 0 लाएंगे। इसको अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो ये वाली एंटर 0 हो जाएगी। इस 1 को अगर इस रो को अगर हम सिंपली इस रो से माइनस कर दें तो ये वाली एंट्री भी 0 हो जाएगी। ये देखें आपको बिल्कुल स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये दोनों इस वक्त एंट्रीज 0 हो चुकी हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास किसी और नेगेटिव वैल्यू का वहां पर वजूद बाकी ना रहा। ये देखिए पूरे 0 में किसी और नेगेटिव वैल्यू का वजूद नहीं, तो ये एक सोल्यूशन बन गया हमारे पास। ये बेसिक वेरिएबल्स में x1 नहीं है, 0 हो गया, x2 है तो ये इसका सोल्यूशन 100/9 ये वैल्यू आ गई। s1 इसमें नहीं है, इसको 0 वैल्यू मिल गई। s2 इसमें है, उसकी 80/90 आ गई। ये z है, z की 100/3 आ गई। ये देख लें, ये हमारे पास एक सोल्यूशन है। ठीक है जी। अब चूंकि ये मल्टीपल सॉल्यूशंस की बात हो रही है तो जरा बढ़ते हैं आगे। अगले हम देखते हैं मजीद सॉल्यूशन कैसे होगा। मजीद सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, एक नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, तो एक मिनिमम वैल्यू पकड़ लेते हैं, दैट इज द 0। अब यहाँ पर रेशो बनाइए, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अगर ये एंटरिंग वेरिएबल है तो कॉलम सेलेक्ट हो गया। इस सॉल्यूशन को इस नंबर पर डिवाइड करें, ये 50/3 आ गया। इस सॉल्यूशन को इस नंबर पर डिवाइड करें, ये 20/3 आ गया। अब आप इसमें देख लें कि कौन सी वैल्यू मिनिमम है। डेफिनेटली ये मिनिमम है, तो ये लिविंग वेरिएबल यहाँ पर फिर x1 आ जाएगा। अगर ये x1 है तो फिर हमें इसके सामने ये जो एंट्री है ये 1 बनानी पड़ेगी। कैसे, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दे, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। पूरी रो से 3/4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी। अब हमारी अगली काविश क्या होगी, हमारी अगली काविश ये होगी कि इसके ऊपर जो एंट्री है उसको 1 किया जाए, 0 सॉरी उसे 0 किया जाए। इस 1 के ऊपर ये एंट्री है जी। इसका मतलब इसे 2/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से मिनहा कर दें, डेफिनेटली ये भी 0 हो जाएगा, ऊपर तो पहले ही से 0 था, तो ये सारी पूरी की पूरी रॉ उसमें से निकल जाएगी। अब जो हमारे पास सोल्यूशन बन रहा है, आइए हम इसको भी जरा चेक करते हैं। x1 का सोल्यूशन 20/3 है, ये वैल्यू मिल गई। ये x2 है, इसे वैल्यू 20/3 मिल गई, ये भी ठीक है। s1 इसमें नहीं है, ये 0, s2 भी इसमें नहीं है, ये भी 0, जबकि z की वैल्यू 100/3। ये हमारे पास दूसरा सोल्यूशन आया, तो
इस तरह से मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन के केसेस हमने चेक किए। तो ये आपने एक तो दो डेफिनेशन आपने लिखनी है अनबाउंडेड सॉल्यूशन की, सिंपलेक्स में क्या है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, सिंपलेक्स में क्या है, फिर अनबाउंडेडनेस का फिजिकल मीनिंग क्या है, अनबाउंडेडनेस से हमें क्या पता चलता है, अनबाउंडेडनेस दूर कर रहे हैं तो वो किस तरह से दूर कर सकते हैं। ये दो स्पेशल केसेस एंड सिंपलेक्स मेथड हमने डिस्कस किए हैं। तो इन 5 सवालों के आपने जवाब देने हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होगा। अल्लाह हाफिज़।